हेलो स्टूडेंट, चलिए आज का हम टॉपिक क्या करने वाले हैं। देखिए बेटा, लास्ट जो क्लास हमारी हुई है, इससे पहले की जो क्लास हुई है, उस क्लास में हमने आपको आर.एच. विटेकर की ये सारणी करवाई थी और ये सारणी हमने आपको वही करवाई जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। तो एनसीईआरटी बुक के अनुसार तो मैंने आपको ये सारणी करवा दी थी, लेकिन मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बोला था कि इस सारणी को हम अपने तरीके से करेंगे ताकि हमें बहुत सारी चीजें इसमें से क्लियर हो। साथ ही साथ हमें ये पता चले कि जो हम पढ़ने वाले हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इसके अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंतर्गत मैं इसी आर.एच. विटेकर के जरिए इस टॉपिक को थोड़ा लार्ज या डिटेल में बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आपको सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आप देखोगे कि जो आपका इस चैप्टर चल रहा है, सेकंड नंबर का चैप्टर, इस सेकंड नंबर के चैप्टर में मोनेरा, प्रोटिस्टा और ये फंजाई, ये तीनों तो आपको पढ़ने हैं सेकंड नंबर के चैप्टर में। प्लांटी जो है वो आपको पढ़ना है थर्ड नंबर के चैप्टर में और एनिमेलिया जो है वो पढ़ना है आपको फोर्थ नंबर के चैप्टर में। पर मैं आज के चैप्टर से या आज की क्लास से मैं आपको ये बता दूंगा कि मोनेरा के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। क्लियर? तो मैं एक एक करके, मैं सिर्फ सारणी में से इनको हटा रहा हूं पहले, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, और मैं आपको ये सारी चीजें छोटी छोटी क्लियर कर रहा हूं। जब मैं एक एक एग्जांपल के बारे में बात करूंगा अगली वीडियो से, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पर आज की वीडियो से आपको ये फायदा हो जाएगा कि हम सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए पहले, सबसे पहले मैं आपको करवाता हूं क्लियर मोनेरा के बारे में। ठीक है बेटा, तो चलो देखते हैं। मैं इन चार को मिटा रहा हूं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। जब मेरा मोनेरा हो जाएगा तो ऐसे ही मैं फिर प्रोटिस्टा लिखूंगा, बाकी चीजों को हटा दूंगा, फिर वैसे में फंजाई को, फिर बाद में प्लांटी को, बाद में एनिमेलिया को लिख लिख कर आपको समझाऊंगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं मोनेरा के बारे में। देखिए बेटा, हाँ जी, देखो आपने एनसीईआरटी के अनुसार जब हमने सारणी बनाई थी तो तकरीबन आपने 6 प्रकार के लक्षण देखे थे। कोशिका का प्रकार, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, काय संरचना, पोषण की विधि और प्रजनन की विधि। तो एक एक चीज को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप पढ़ रहे हैं मोनेरा, ध्यान से देखना, मोनेरा के अंतर्गत जो भी जीव रखे गए हैं वो यूनिसेलुलर है, यानी कि कैसे हैं, एक कोशिका के ही जीव हैं, केवल एक कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा मोनेरा के अंतर्गत जो जीव रखे गए हैं वो कैसे हैं, वो प्रोकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक का मीनिंग क्या होता है कि इनके पास जो कोशिका है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन उस गुणसूत्र के ऊपर जो है वो केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ इस कोशिका के कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं। ऐसी कोशिका कही जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रो का मतलब होता है प्राचीन, कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक, यानी ऐसी कोशिका जिसका केंद्र जो है वो प्राचीन है। नेक्स्ट, फिर देखिए कि मोनेरा के अंतर्गत आप एक एक चीज को क्लियर करते जाना। तो जरा देखो, यूनिसेलुलर होते यानी एक कोश की है। काय संरचना कैसी है, एक कोश की है। नेक्स्ट, कोशिका कैसी है, प्रोकैरियोटिक, कोशिका का प्रकार कैसा है, प्रोकैरियोटिक। साथ ही साथ बताया इसके गुणसूत्र के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। 3 चीजें आपकी क्लियर हुई। अब एक एक चक्कर में आप एक एक टॉपिक को क्लियर करिए। सबसे पहला है कोशिका भित्ति। तो जरा देखिए इसको, ध्यान सुनना बेटा। कोशिका भित्ति जो है वो इनमें नहीं बनी होती, किसकी, सेलुलोज की। तो सेलुलोज की तो इनमें बिल्कुल भी नहीं बनी होती। तो इनकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी हुई है, इनमें बनी हुई है बहुशर्करा प्लस अमीनो अम्ल की। बहुशर्करा के रूप में क्या हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये पॉलीसैकेराइड होते हैं। नेक्स्ट लिखे अमीनो अम्ल, कुछ अमीनो अम्ल के मैं नाम लिख देता हूं। वैसे तो हम एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 9 जैव अणु, उसमें हम 20 प्रकार के अमीनो अम्ल अलग अलग प्रकार के करेंगे। पर यहां देख लो कि जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है किसकी, पॉलीसैकेराइड की, प्लस किसकी बनी होती है, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल कौन से हो सकते हैं, एलेनिन हो सकता है, एक अमीनो अम्ल है जिसका नाम है लाइसिन, ये हो सकता है। इसके अलावा एक अमीनो अम्ल है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। ये अमीनो अम्ल हैं जिनसे
तुम्हारी जीवाणु की या कहें तो मोनेरा के जो सदस्य होते हैं, मोनेरा के सदस्यों की कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। तो बहुशर्करा, पॉलीसैकेराइड, अमीनो अम्ल के मैंने कुछ नाम आपको लिख दिए। तो अब आपका कोशिका भित्ति वाला टॉपिक भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट, ये सारे हो चुके। अब आ जाओ पोषण की विधि। और जरा पोषण देखो, या तो ये सुपोषी होते हैं या फिर ये कैसे होते हैं, परपोषी। मैं आपको पहले से आगाह कर दूं इस चीज के बारे में कि पोषण की जो विधि है, पोषण की विधि के रूप में इसके अंतर्गत मोनेरा में जो भी जीव रखे जाएंगे उन सभी जीवों की, ध्यान सुनना, उन सभी जीवों में नॉर्मली सबसे ज्यादा जो मिलते हैं वो परपोषी मिलते हैं। मैं एग्जांपल लिखूंगा जब आपको क्लियर होगा कि मोनेरा के जितने भी सदस्य हैं वो बेसिकली परपोषी होते हैं। कुछ ही ऐसे सदस्य होते हैं जो कैसे होते हैं, सुपोषी। पर पहला टॉपिक करते हैं कि अगर ये सुपोषी है तो सुपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तो सुपोषी हैं तो या तो ये कैसे हो सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी का मतलब आप सबको पता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि ये अपनी ऊर्जा के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, ये सूर्य की प्रकाश से ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। और अपना भोजन किससे बनाते हैं, ये सूर्य की ऊर्जा से बनाते हैं, सूर्य की ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट दूसरा, या फिर ये कैसे हो सकते हैं, रसायन संश्लेषी। अब रसायन संश्लेषी का मतलब क्या है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं मोनेरा के अंतर्गत जो रखे गए, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसी ऊर्जा से क्या बनाते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तो वो ऊर्जा कौन सी ऊर्जा, रसायन ऊर्जा। तो दो तरह के सुपोषी हो सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी और दूसरा है रसायन संश्लेषी। फिर मैंने लिखा है कि ये कैसे भी हो सकते हैं, परपोषी। परपोषी में दो, मृतपोषी हो सकते हैं या फिर कैसे हो सकते हैं, ये परजीवी। मृतपोषी का मतलब क्या है, जो कि डेड पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं, यानी कि क्या खाते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों को डाइजेस्ट करते हैं। क्लियर। दूसरे होते हैं परजीवी। परजीवी जो कि सजीवों पर डिपेंड करते हैं, यानी कि सजीवों पर जो निर्भर करते हैं। और परजीवी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, या तो होते हैं वो बाह्य परजीवी, या फिर अगर वो होते हैं तो वो कैसे होते हैं, अंतः परजीवी। ये सारे टॉपिक आपके 11th 12th में भर भर के भरे पड़े हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रजनन की विधि। और प्रजनन की विधि इसमें क्या लिखी हुई है, संयुग्मन। पर इसको भी अभी सीख लो थोड़ा सा, इसको मैं मिटा रहा हूं। एक एक सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपके। सबसे पहला क्लियर हो रहा है मोनेरा। देखिए अब इसमें विधि लिखी हुई है संयुग्मन। अब मैं आपको संयुग्मन कराऊं उससे पहले मैं आपको यह बता रहा हूं कि मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन से जीव रखे गए हैं। कुछ उदाहरण देखिए बेटा। पहला उदाहरण जिसका नाम है आर्कीबैक्टीरिया। नेक्स्ट, दूसरा उदाहरण जिसका नाम है यूबैक्टीरिया। नेक्स्ट, तीसरा एग्जांपल जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट, चौथा एग्जांपल जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। और यही चारों टॉपिक जो है आपको इसी सेकंड नंबर के चैप्टर में मोनेरा के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो आज की जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी ना, जब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया के बारे में डिटेल आपको अध्ययन करवा दूंगा, तो उसके बाद मैं मोनेरा जब उठाऊंगा तो मोनेरा के अंतर्गत ये चारों टॉपिक आपके क्लियर करूंगा, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। पर अभी के लिए अभी ये थोड़ा चीज सीख लीजिए छोटे छोटे फॉर्म में। प्रजनन की विधि के रूप में यहां लिखा हुआ संयुग्मन, ये सारणी में है आपकी में एनसीईआरटी किताब में। पर देखिए बेटा, नॉर्मली अगर मैं बात करूं मोनेरा के अंतर्गत जितने भी जीव रखे गए, इनमें जो जनन है या तो पाया जाता है कायिक जनन पहला, दूसरा एक जनन पाया जाता है जिसका नाम है अलैंगिक जनन, और आपने तीसरा एक जनन सुना होगा जिसका नाम है लैंगिक जनन। अभी ध्यान से रुक जाना, क्योंकि इन मोनेरा के सदस्यों में लैंगिक जनन नहीं होता। देखिए अगर इनमें कायिक जनन होता है तो कायिक जनन या तो होता है ये मुकुलन के द्वारा, या अगर होता है तो इनमें होता है द्विविभाजन के द्वारा। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन की बात करूं तो अलैंगिक जनन या तो होता है एंडोस्पोर के द्वारा, अंतः बीजाणु के द्वारा, या फिर होता है तो सिस्ट के द्वारा यानी कि पुटका के द्वारा। अच्छा एक चीज और क्लियर कर दूं, ये कायिक जनन कुछ और नहीं है, ये अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। नेक्स्ट बात करते हैं लैंगिक जनन की। अब मैं बता दूं कि मोनेरा के सदस्यों में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता,
यानी कि इनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, जिसके कारण युग्मकों का निर्माण नहीं होता। अब अगर युग्मकों का निर्माण नहीं होगा तो युग्मक का संलयन भी नहीं होता। तो जब तक युग्मक का निर्माण ना हो और युग्मकों का संलयन ना हो तब तक उसे लैंगिक जनन नहीं बोला जाता। तो चूंकि अब मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मोनेरा के सदस्यों में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, लेकिन लैंगिक जनन के अतिरिक्त एक विधि पाई जाती है जो बिल्कुल लैंगिक जनन जैसा ही है, तो उसका नाम है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये जीवाणु में पाई जाने वाली लैंगिक जनन की एक विधि जैसी है, बस लैंगिक जनन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की ही एक विधि है जिसका नाम है संयुग्मन। अब संयुग्मन में बस इतना होता है, मैं आपको छोटा सा क्लियर कर दूं, बाकी जब हम ये सारे सदस्य करेंगे तब बताऊंगा आपको। देखिए, एक जीवाणु की कोशिका और इसके पास में ही है दूसरी जीवाणु कोशिका। अब ध्यान सुनना बेटा, एक जीवाणु की कोशिका, इस जीवाणु की कोशिका के पास एक प्लाई नाम की संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं सेक्स प्लाई। बस आपको थोड़ा संयुग्मन क्लियर करने के लिए मुझे ये बताना पड़ रहा है, अभी के लिए सुन लो बस। ये इनके पास अपना खुद का गुणसूत्र, और इतना तो तुम जानते होंगे, जीवाणु की कोशिका के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम होता है प्लाज्मिड। क्लियर? ये भी डीएनए जैसी ही एक सर्कुलर संरचना होती है। अब इसके पास में एक और बैक्टीरिया की संरचना है, ये भी एक बैक्टीरिया है और ये भी एक बैक्टीरिया है। आपको यहां पर थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जिसके पास सेक्स प्लाई नाम की संरचना पाई जाती है उसके प्लाज्मिड को F पॉजिटिव, और जिसके पास प्लाज्मिड है लेकिन उसके पास सेक्स प्लाई नहीं है तो उसके प्लाज्मिड को बोला जाता है F नेगेटिव, जिसके कारण इस F पॉजिटिव बैक्टीरिया को मेल के रूप में डिनोट किया जाता है। और जिसके पास प्लाज्मिड तो है लेकिन जिसके पास सेक्स प्लाई नहीं है, तो सेक्स प्लाई ना होने के कारण इस बैक्टीरिया को डिनोट किया जाता है किसके द्वारा? फीमेल के द्वारा। तो अब एक हो गया मेल बैक्टीरिया, एक हो गया फीमेल। तो आज तक तुम्हें शायद ये लग रहा हो कि बैक्टीरिया में यानी कि जीवाणु में मेल फीमेल नहीं होते, उनमें भी होते हैं। जिसके पास सेक्स प्लाई पाई जाती है तो उसको बोला जाता है मेल, जिसके पास सेक्स प्लाई नहीं होती उसे बोला जाता है फीमेल। प्लाज्मिड दोनों के पास ही होते हैं, इसके पास ही प्लाज्मिड है, इसके पास भी है। बस इसके प्लाज्मिड को F नेगेटिव क्यों बोला है? क्योंकि इसके पास सेक्स प्लाई नहीं होता। अब होता क्या है कि दोनों बैक्टीरिया आसपास आए, आसपास आने के बाद ये जो मेल बैक्टीरिया होता है वो अपनी सेक्स प्लाई को किसके अंदर धसा देता है? फीमेल बैक्टीरिया के अंदर। इस तरीके से ये अब होगा ये कि ये मेल बैक्टीरिया जो है इस अपने प्लाज्मिड की डबल कॉपी बना लेगा रेप्लिकेशन के द्वारा, प्रतिलिपिकरण के द्वारा, और इस एक प्लाज्मिड को इसी संयुग्मन नलिका के माध्यम से किसके अंदर एंटर करवा देगा? ये एंटर करवा देगा किसके अंदर? फीमेल बैक्टीरिया के अंदर। और होगा ये कि जब ये विधि संपन्न होगी, इसी विधि का नाम है बेटा संयुग्मन, और जैसे ये विधि संपन्न हो जाएगी तो ये बैक्टीरिया इससे अलग हो जाएगा। पर जब ये बैक्टीरिया अलग होगा, जो कि कौन है? फीमेल बैक्टीरिया, तो ये फीमेल बैक्टीरिया जैसे ही अलग होगा तो इसके पास भी क्या बन जाएगी? एक सेक्स प्लाई, जिसके कारण ये फीमेल बैक्टीरिया भी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मेल बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगी। जिसके कारण एक चीज और पढ़ते हैं और उसका नाम है रूपांतरण। यानी कि कोई ऐसी चीज एक कोशिका से दूसरी कोशिका में गई है, जैसे कि लाइक डीएनए गया है, जिसके कारण एक कोशिका दूसरी कोशिका में रूपांतरित हो गई है। यही है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बाकी डिटेल में जब मैं आपको यू बैक्टीरिया के बारे में करवा रहा हूँ तब और ज्यादा डिटेल में आपको इसको करवाऊंगा। बस आपको समझाना था कौन सा टॉपिक? संयुग्मन। बाकी मोनेरा हुआ आपका क्लियर। तो आपको सेकंड नंबर के चैप्टर में मोनेरा में 4 टॉपिक पढ़ने, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। क्लियर बेटा? तो नेक्स्ट अगला कर रहे हैं हम, जिसका नाम होगा प्रोटिस्टा। तो पहले मैं प्रोटिस्टा वाली चीजों को लिखूंगा जो सारणी में लिखी हुई थी, तो फिर प्रोटिस्टा जब मैं लिख दूंगा तो उसकी भी सारी चीजें मैं ऐसे ही क्लियर करूंगा। ठीक है बेटा? देखिए आगे। तो चलिए बेटा अब इसको क्लियर करते हैं, जिसका नाम है प्रोटिस्टा। देखिए जरा, जिस तरीके से आपने मोनेरा क्लियर किया उसी तरीके से इसको देखते हैं। प्रोटिस्टा, देखिए प्रोटिस्टा के जो जीव होते हैं वो भी कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोष के जीव होते हैं, एक कोष के जीव। नेक्स्ट, साथ ही साथ वो जीव प्रोकैरियोटिक नहीं होते। वो कैसे होते हैं? ये होते हैं यूकैरियोटिक जीव।
यू का मतलब होता है सत्य, कैरेटिक का मतलब होता है केंद्रक, यानी कि इनके पास एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है जिसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो जीव यूकैरियोटिक होते हैं उनके कोशिका द्रव्य में भी झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी, अंतःपृथ्वी जालिका सभी पाए जाते हैं, और झिल्ली विहीन कोशिकांग भी पाए जाते हैं लाइक जैसे कि राइबोसोम। क्लियर? तो ऐसी कोशिका कही जाती है यूकैरियोटिक। तो पहले इनको देखो जरा। पहला लिखा है यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोश के होते हैं, यानी कि एक कोश के होते हैं पहला। नेक्स्ट दूसरा लिखा है मैंने यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होते हैं। फिर आपको बताया कि यूकैरियोटिक अगर जीव है तो इसके पास केंद्रक झिल्ली होगी, तो देख सकते हो केंद्रक झिल्ली इनमें उपस्थित होती है। तो तीन चीज, एक दो और आपकी तीन चीजें क्लियर हुई। तो अब इसको क्लियर करिए, कोशिका भित्ति। चलो देखते हैं प्रोटिस्टा के सदस्यों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है। देखिए यहाँ एनसीईआरटी में बस ये लिखा हुआ है कुछ में उपस्थित। अब कुछ में अगर उपस्थित है तो वो किसकी बनी है, मैं एग्जांपल भी लिखूंगा, पर अभी देखिए प्रोटिस्टा के सदस्यों में जो जीव रखे गए हैं उनमें अगर कुछ में उपस्थित है तो बनी होती है किसकी, सेलुलोज की। पहला, अगर कोशिका भित्ति बनी हुई है तो। नेक्स्ट, कोई कोई जीव ऐसा है इसी प्रोटिस्टा के अंतर्गत जिनकी कोशिका भित्ति ना के बराबर है, यानी कि है भी नहीं, पर कोशिका भित्ति के स्थान पर एक संरचना पाई जाती है कोशिका झिल्ली के ऊपर जिसका नाम है पेलिकल, एक इसकी बनी हुई है। इसके अलावा कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें कोशिका भित्ति जो है वो पाई ही नहीं जाती, यानी क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्लियर? कुछ जीव हैं जिसकी सेलुलोज की है, कुछ जीव हैं जो तुम कह सकते हो बस पेलिकल का एक आवरण पाया जाता है, और कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ये हुआ इसका। नेक्स्ट फिर है आपका पोषण की विधि, और देखो पोषण की विधि में वही दो शब्द लिखे हुए हैं, सुपोषी और परपोषी। पर यहां जरा देखो, यहां पर सुपोषी के रूप में केवल एक लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषी, जबकि मोनेरा में प्रकाश संश्लेषी भी था और रसायन संश्लेषी। तो इसका मतलब है प्रोटिस्टा के अंतर्गत कुछ जीव ऐसे रखे गए जो सुपोषी हैं, और सुपोषी के साथ साथ अगर वो सुपोषी हैं तो वो कैसे सुपोषी हैं, प्रकाश संश्लेषी सुपोषी हैं, यानी कि अपनी एनर्जी जो है या जो ऊर्जा है, भोजन निर्माण के लिए जो ऊर्जा है, ये इनको किससे मिलती है, सूर्य के प्रकाश से मिलती है। क्लियर? बाकी अगर ये है तो कैसे है, परपोषी। अब परपोषी दो ही हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं आपके मृत परपोषी, और अगर दूसरे हो सकते हैं तो वो कैसे हो सकते हैं, परजीवी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने मोनेरा के अंतर्गत किया था। लास्ट फिर वही आ जाओ, प्रजनन की विधि। संयुग्मन मैंने आपको समझा ही दिया था कि संयुग्मन क्या होता है। नेक्स्ट यहां पर एक शब्द और लिखा हुआ युग्मक संलयन, तो ध्यान सुनो। अगर एक चीज मैं बता दूं, ये बार बार आपको यहां अभी करवाने की जरूरत नहीं है कि इनमें भी कायिक जनन, अलिंग जनन इनमें भी पाया जाता है, पर ये हम डिटेल में जब करेंगे, जब इनके बारे में एक एक करके अलग से कर रहे होंगे। तो कायिक जनन, अलिंग जनन भी होता है, पर यहां पर जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि क्या लैंगिक जनन इनमें पाया जाता है, तो हाँ इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। तभी तो देखो यहां लिखा हुआ है युग्मक संलयन, युग्मकों का संलयन, और युग्मकों का संलयन जिसमें होता है तो इसका मतलब है उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। तो अब देखते हैं कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में हम एनसीईआरटी के सेकंड नंबर के चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं। जिस तरीके से मैंने मोनेरा में बताया उसी तरीके से यहां भी एग्जाम्पल देखो कि कौन कौन से आपको पढ़ने को मिलेंगे। देखो बड़ा अपने तरीके से बता दूं तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत वो जीव रखे गए हैं जो फंजाई के भी हैं, जो प्लांटी के भी हैं, और जो एनिमेलिया के भी हैं। आपको बता दूं फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया जो तीन और करने वाले हैं, उन तीनों के अंतर्गत जो जीव रखे गए वो बहुकोश की हैं। लेकिन कुछ फंजाई ऐसी हैं जो एक कोश की भी हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो एक कोश की हैं, लेकिन कुछ एनिमेलिया या कोई जंतु जो हैं वो भी कैसे हैं, कुछ एक कोश की हैं। तो चूंकि वो एक कोश के हैं तो उन्हीं एक कोश के यूकैरियोटिक जीवों को फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया जगत से निकालकर उसे रख दिया गया किसमें, प्रोटिस्टा जगत में। क्लियर? तो ध्यान से, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया के अंतर्गत आपको बहुकोश के यूकैरियोटिक मिलेंगे, और अगर एक कोश के यूकैरियोटिक की बात करें तो उन सबको निकालकर कहां रख दिया गया है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत, क्योंकि प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोश की यूकैरियोटिक जीव रखे गए हैं। तो जरा देखिए कि आपको अपनी किताब के अनुसार कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। देखो जरा एग्जांपल, पहला आपको जो टॉपिक पढ़ने को मिलेगा उसका नाम है क्राइजोफाइट। क्राइजोफाइट, इस क्राइजोफाइट के अंतर्गत आपको दो टॉपिक या दो चीजें पढ़ने को मिलेंगी। एक का नाम है डाइएटम्स और एक का नाम है डेस्मिड। ये दो एग्जांपल आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़ने को मिलेगा, जिसका नाम है डाइएनोफ्लैजिलेट। डाइएनोफ्लैजिलेट ये पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट तीसरा जो टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा उसका नाम है युग्लिनॉइड। युग्लिनॉइड जिसके अंतर्गत एक एग्जांपल पढ़ेंगे जिसका नाम है युग्लिना।
ऐसे ही फिर चौथा टॉपिक आपको एक पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है अपपंककवक। अपपंककवक इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स। ये कवक है, देख लो बेटा, पर एक कोष की कवक है जिसलिए फंजाई से निकालकर इसको यहां रख दिया है। नेक्स्ट फिर पांचवा टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ जो होते हैं वो जंतु होते हैं, पर ये एक कोष के हैं, इसलिए ये प्रोटिस्टा में पढ़े जाते हैं। क्लियर। अब आपको एक छोटी सी चीज क्लियर कर दूं, आपकी एनसीईआरटी में पांचवा टॉपिक है, पर जब अगर हम डिटेल में अध्ययन ज्यादा करें ना तो बता दूं प्रोटोजोआ में ही आते हैं आपके यूग्लिनॉड, प्रोटोजोआ में ही आते हैं आपके डायनोफ्लैजिलेट। तो अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना तो एक और एक दो और एक तीन टॉपिक ही हैं, पर एनसीईआरटी में सारे के सारे अलग अलग लिख रहे हैं, तो इसलिए हम इनको अलग अलग ही अध्ययन करेंगे। तो इसी चैप्टर के अंदर आपको मोनेरा पढ़ना है, इसी चैप्टर के अंदर प्रोटिस्टा, और इसी चैप्टर के अंदर पढ़ना है फंजाई। तो मोनेरा के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं ये क्लियर कर दिए, आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, ये पांचों टॉपिक आपके लिखे हुए हैं। नेक्स्ट अगला करते हैं जिसका नाम है फंजाई। चलिए देखिए फंजाई के बारे में। देखो तो नेक्स्ट अगला हम जो कर रहे हैं वो है फंजाई। देखिए फंजाई जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुकोशिकीय, यानी कि वो एक कोशिका के नहीं बहुत कोशिका के बने हुए हैं। अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐसा बना दिया है, इसकी स्ट्रक्चर बाद में करेंगे, अभी नहीं। नेक्स्ट इसके अलावा बहुकोशिकीय के अलावा ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में अभी कुछ देर पहले प्रोटिस्टा में करवा दिया था, कोशिका जिसके अंदर गुड़सूत्र जिसके ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो देखिए जरा यहां देखोगे आप बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर, नेक्स्ट यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक है तो केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, तो आप देख सकते हो केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो ये तीन टॉपिक तो जल्दी जल्दी क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला है कोशिका भित्ति। तो देखिए फंजाई में कोशिका भित्ति क्या लिखी हुई है, उपस्थित, और इनकी कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। क्लियर बेटा, नेक्स्ट ये भी क्लियर हुआ। अगला आएंगे आप तो केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो चुकी, काय संरचना हो चुकी। अगला आते हैं पोषण की विधि, और पोषण की विधि में देखो ये केवल और केवल कैसे होते हैं, परपोषी, यानी ये सुपोषी नहीं है और पौधों की तरह अपना भोजन नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपको याद हो तो कैरोलस लिनियस ने फंजाई को प्लांटी में रख दिया था। क्लियर। तो ये जो होते हैं फंजाई वो प्लांट्स नहीं होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इसलिए ये सुपोषी नहीं है। क्लियर। तो ये होते हैं परपोषी, और परपोषी में दो ही हो सकते हैं, मृतपोषी और परजीवी, जिनके बारे में हम मोनेरा और प्रोटिस्टा में बात कर चुके हैं। लास्ट है इसका प्रजनन की विधि। प्रजनन की विधि में देखो इसमें लिखा हुआ है युग्मक संलयन। आपकी किताब में जो एनसीईआरटी की किताब में जो सारणी में लिखा हुआ वो वर्ड लिखा हुआ निषेचन। अब निषेचन का मतलब यही है कि युग्मकों के संलयन के दौरान जब युग्मनज का निर्माण होता है तो उसे निषेचन ही कहते हैं। तो यानी कि इसमें क्या भी होगा, युग्मक संलयन। तो फंजाई में कायिक जनन भी पाया जाता है, अलैंगिक जनन भी है और लैंगिक जनन भी है, यानी कि निषेचन भी इसमें पाया जाता है। अब आपको जब इसी चैप्टर में फंजाई के बारे में पढ़ने को मिलेगा तो फंजाई के अंतर्गत आपको इसके 4 वर्ग पढ़ने को मिलेंगे। 4 वर्ग कौन कौन से होंगे जरा देखिए। पहला जो वर्ग होगा उसका नाम है फाइकोमाइसिटीज। नेक्स्ट दूसरा जो वर्ग पढ़ने को मिलेगा उसका नाम है एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट तीसरा जो पढ़ने को आपको मिलेगा उसका नाम है बेसिडियोमाइसिटीज। नेक्स्ट इसके अलावा चौथा आपको जो पढ़ने को मिलेगा उसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्लियर बेटा। तो ये आपको 4 वर्ग पढ़ने को मिलेंगे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत तो आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई पढ़ने हैं। तो मैंने आपको बता दिया मोनेरा के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने और फंजाई के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई तो 2nd चैप्टर में पढ़ोगे। बाकी 2 जगत रह गए, प्लांटी और एनिमिलिया। प्लांटी को पढ़ोगे 3rd नंबर के चैप्टर में, एनिमिलिया को पढ़ोगे 4th नंबर के चैप्टर में। पर यहीं पर वो क्लियर करो कि प्लांटी के अंदर भी कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। तो चलो अब उसको भी देख लेते हैं। देखिए
नेक्स्ट अगला जो जगत है जिसका नाम है प्लांटी। प्लांटी के अंतर्गत क्या है, उसी तरीके से ये भी कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय। ने साथ ही साथ प्लांट्स भी कैसे होते हैं, प्लांट आपके जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक, क्योंकि जो एक कोशिकीय है और प्रोकैरियोटिक होते हैं उनको तो निकाल के हमने प्रोटिस्टा में रख दिया। तो प्लांटी के अंतर्गत जो आएंगे वो बहुकोशिकीय है, ये रहा बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक होते हैं तो ये रहा यूकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक होते हैं उस पर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है तो ये रही केंद्रक झिल्ली। तो ये तो जल्दी जल्दी क्लियर हो गए। नेक्स्ट आते हैं कोशिका भित्ति। तो प्लांट की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है सेलुलोज की, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला आते हैं, तो उसके बाद आते हैं हम पोषण की विधि। अब प्लांट तो सारे के सारे होते कैसे, सुपोषी, सुपोषी हैं यानी कि ये कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, रसायन संश्लेषी ये पौधे नहीं होते। क्लियर, यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के लिए इनके पास क्लोरोफिल नाम की संरचनाएं पाई जाती हैं, वर्णक पाए जाते हैं। एक संरचना होती है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट यानी हरितलवक, जिसके अंदर पाए जाते हैं पिगमेंट्स जिन्हें कहते हैं क्लोरोफिल, और उसी के माध्यम से प्लांट जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं। लास्ट है प्रजनन की विधि। प्रजनन की बात करें तो प्लांट्स में भी अलिंग जनन पाया जाता है, कायिक जनन भी है। इसके अलावा अगर बात करें तो इनमें निषेचन यानी कि युग्मकों का संलयन होता है, यानी कि लैंगिक जनन पाया जाता है। तो ये भी आपका हुआ क्लियर। तो ये तो हुआ सारणी के अंतर्गत क्लियर। बाकी आपको बता दें, जब आप प्लांटी को 3rd नंबर के चैप्टर में पढ़ोगे तो प्लांटी के अंतर्गत आपको 5 भाग पढ़ने को मिलेंगे कि प्लांट जगत को 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, पहला मिलेगा थैलोफाइटा, इनके बारे में एक बार हम बात और कर चुके हैं। नेक्स्ट दूसरा भाग जो आपको पढ़ने को मिलेगा उसका नाम है ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट तीसरा जो पढ़ने को मिलेगा उसका नाम है टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट चौथा जो आपको पढ़ने को मिलेगा उसका नाम है जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट 5वां जो आपको पढ़ने को मिलेगा उसका नाम है एंजियोस्पर्म। तो ये 5 टॉपिक आपको किसके अंदर पढ़ने को मिलेंगे, प्लांटी जगत 3rd नंबर के चैप्टर में। नेक्स्ट अब आपका लास्ट जगत रह गया जिसका नाम है एनिमेलिया। अब इसको भी क्लियर कर डालू। देखिए सर बेटा, अब हो गया एनिमेलिया जगत। देखिए तो एनिमेलिया के अंतर्गत भी उसी तरीके से जैसे आपने फंजाई और प्लांटी किया है, तो एनिमेलिया के जो सदस्य होते हैं वो भी कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर, क्योंकि जो यूनिसेलुलर होते हैं वो तो आपके प्रोटिस्टा में रख दिए गए। साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और यूकैरियोटिक इस पर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। देख लीजिए यहां पर यूकैरियोटिक है, केंद्रक झिल्ली आपकी प्रेजेंट है। इसके अलावा कोश के कैसे है, मल्टीसेलुलर यानी कि वो कोश के। ये तो हो गया जल्दी क्लियर। नेक्स्ट बात करें कोश का भित्ति की, तो बता दें कि जंतु में कोश का भित्ति नहीं पाई जाती, यानी कि क्या है, अनुपस्थित। ये भी हुआ क्लियर। नेक्स्ट पोषण की विधि की बात करें तो एनिमेलिया जो है वो प्रकाश संश्लेषित है नहीं, जो प्रकाश संश्लेषण कर ले तो ये कैसे होते हैं, या तो ये होते हैं अधिकांश है परपोषी। अब अगर ये परपोषी हैं तो इसका मीनिंग ये है कि ये मृत परपोषी बहुत कम है। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो डेड पार्टिकल्स को खाते हो, जानवर खाते हो, बाकी ये अगर परपोषी है तो यानी कि दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि आपने 9th-10th में एक टॉपिक पढ़ा हो खाद्य श्रृंखला, एक जीव के ऊपर दूसरा जीव निर्भर करता है। एक शाकाहारी हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड मांसाहारी, फिर उसके ऊपर मांसाहारी, जैसे कि प्राणी संभोजी। तो ये होते हैं आपके परपोषी। और लास्ट आपका है प्रजनन का विधि। प्रजनन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिनमें ये बोल सकते हैं कि अलिंग जनन की विधि जैसी पाई तो नहीं जाती, लेकिन ऐसा जरूर है कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें मादाएं अंडाणु का निर्माण तो कर लेती हैं, लेकिन अंडाणु में बिना निषेचन से ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम अलिंग जनन बोल सकते हैं। वरना अधिकांश सारे के सारे जंतुओं में नॉर्मली जो विधि पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, युग्मक संलयन यानी लैंगिक जनन की विधि पाई जाती है। तो इस तरीके से सारणी की चीज तो आपको यहाँ क्लियर हुई। पर अब जब आप इस एनिमेलिया जगत को पढ़ोगे 4th नंबर के चैप्टर में, तो इस एनिमेलिया के अंतर्गत तकरीबन आपको मैं 11 संघों के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपकी किताब में तकरीबन 11 फाइलम में डिवाइड किया गया है एनिमेलिया को। और उसके अंदर कौन कौन से पढ़ने को मिलेंगे, पहला जो आपको संघ पढ़ने को मिलेगा उसका नाम है पोरिफेरा। नेक्स्ट दूसरा आपको याद हो एक जंतु और था जिसका नाम था प्रोटोजोआ, पर प्रोटोजोआ जो जंतु हैं वो एक कोष के थे, इसलिए एनिमेलिया से निकालकर उसे प्रोटिस्टा में रख दिया गया। तो इसके अंतर्गत पोरिफेरा। नेक्स्ट अगला संघ पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है सीलेंट्रेटा। नेक्स्ट
तीसरा जो मिलेगा उसका नाम है टीनोफोरा। अच्छा, जब मैं 4th चैप्टर कराऊंगा तो मैं आपको इतना भी बताऊंगा, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है ना 11 संघ, बेटे 11 संघ कोई फिक्स नहीं है, ज्यादा भी है कम भी है। जैसे कि टीनोफोरा है, एक संघ नहीं है, बस बीच की एक अवस्था है जिसको आप कोई और चीज बोल सकते हो, ये एक्चुअली में संघ नहीं है। नेक्स्ट चौथा अगर बात करें तो उसका नाम है प्लेटी हेलमंथीस, प्लेटी हेलमंथीस। नेक्स्ट उसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा, ये सारे टॉपिक वही लिख रहा हूं जो आपकी एनसीईआरटी की किताब में है। तो अगर एनसीईआरटी की किताब में है तो हम वैसे ही लिखेंगे, संघ पॉरीपेरा, संघ सिलेंटेटा, संघ टीनोफोरा, संघ प्लेटी हेलमंथीस, संघ एस्केलमंथीस। छठवा है संघ एनिलिडा। फिर अगला 7वां जो आपको पढ़ना है उसका नाम होगा संघ आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट उसके बाद 8वां जो पढ़ना पड़ेगा वो है मोलस्का। नेक्स्ट 9वां संघ जो पढ़ने को मिलेगा उसका नाम है एकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट 10वां जो संघ पढ़ने को मिलेगा उसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। और नेक्स्ट 11वां संघ जो पढ़ने को मिलेगा उसका नाम है कॉर्डेटा। जब आप कॉर्डेटा पढ़ोगे तो इसके अंतर्गत आपको 5 मेंबर पढ़ने को मिलेंगे। एक होगा पिसीज यानी कि मछली, दूसरा मेंबर होगा एम्फीबिया, एम्फीबिया यानी कि उभयचर जैसे कि मेंढक। नेक्स्ट तीसरा आपको पढ़ने को मिलेगा रेप्टिलिया यानी कि सरीसृप जैसे कि सांप, छिपकली। चौथा मेंबर आपको पढ़ने को मिलेगा एवीज यानी कि पक्षी। और 5वां मेंबर पढ़ने को मिलेगा आपको मेमेलिया यानी कि स्तनधारी। तो इस तरीके से आपको ये सारे टॉपिक क्लियर करने हैं। कौन से चैप्टर में? एनिमेलिया वाले यानी कि 4th नंबर के चैप्टर में। तो आज की क्लास में मैंने आपको बस आर.एच. विटेकर का ही एक सहायता लेकर, आर.एच. विटेकर की सारणी की एक सहायता लेकर मैंने आपको सारे टॉपिक थोड़े और डिटेल में क्लियर कर दिए। साथ ही साथ ये भी बता दिया कि मोनेरा के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं। साथ ही साथ इस आर.एच. विटेकर का जो पूरी सारणी है उस पूरी सारणी को हम 2nd, 3rd और 4th चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। तो ध्यान से बेटा, ये जो चैप्टर है 2nd, 3rd और 4th ये आपके बहुत ज्यादा क्लियर होने जरूरी है, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा अगर आपके अच्छे तरीके से क्लियर होते हैं तो आपकी 11th और 12th भी बहुत अच्छी मजबूत हो सकती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हाँ जी, एक छोटा सा एक टॉपिक और है, जैसे कि आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, वैसे ही एक वैज्ञानिक और हैं जिन्होंने एक किंगडम दिया है जिसका नाम है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ऐसा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो छोटा ही है 10-15 मिनट का, 10 मिनट का ही एक टॉपिक है, उसको अगली क्लास में हम क्लियर कर लेंगे, जिसमें हम शुरू करने वाले होंगे मोनेरा। तो उसके अंतर्गत हम उसको क्लियर कर लेंगे, या फिर मैं 10-15 मिनट की एक छोटी वीडियो बना के उस 6 नंबर के क्लासिफिकेशन का भी आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। क्लियर बेटा? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।